नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम के लिए क्विजेस हमारी लगातार चल रही थी और इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको ढेर सारा बेनिफिट है, लॉस कुछ भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। और पहले प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ट सुटेड फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर इनसाइड मेटलर्जिकल फर्नेस। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो धातु कर्म के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो भट्टियां होती हैं, फर्नेस होती हैं, उसमें बहुत तापमान ऊंचा होता है, मतलब तापमान की उच्चता होती है। तो धातुओं को पिघलाना है तो तापमान ऊंचा चाहिए, और ऐसे ऊंचे तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है। ये कम तापमान को नाप ही नहीं सकता है, ज्यादा तापमान ही से नापना है। इसके बाद दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं। जब चींटी काटती है, जो लाल वाली चींटी होती है ना, बहुत कटही होती है, तो जब वो काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फार्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है। इसमें से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा। तो देखिए, चींटी को कहा जाता है फार्मिका और ये है फॉर्मिक एसिड। लाल चींटियां जब डंक मारती हैं, और अन्य जो इस प्रकार के कीट होते हैं उनके भी डंक में ये पाया जाता है। ठीक है, जैसे बर्र होती है जो पीले पीले रंग की होती है, ततैया आप कहते हैं, तो उसके भी काटने से इसी प्रकार की जलन होती है। फार्मिक एसिड उनमें डंक में पाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल। मतलब इसमें से सॉलिड सॉल का एग्जाम्पल एक कौन सा है। 3 जो है वो नहीं है और एक है, तो वो कौन सा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, फोम है, रंगीन पत्थर है, रबर है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हें अगर आप देखें तो रंगीन पत्थर या जो रत्न होते हैं, जेमस्टोन जिन्हें आप कहते हैं, वो असल में ठोस सॉल का एग्जाम्पल। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु ऐसी है जो कि इटाई इटाई नाम की बीमारी के लिए उत्तरदायी होती है। तो जो धातुएं होती हैं आवर्त सारणी में, आपने मेटल्स को देखा है, वे सभी अपनी अपनी जगह उपयोगी होती हैं, उनका कुछ ना कुछ यूज होता है। लेकिन जब वो गलत जगह पे उपस्थित होती हैं तो वहां नुकसान करती हैं। पानी में अगर कैडमियम का प्रदूषण मिल जाए तो इटाई इटाई सिंड्रोम होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, बीच में नदियों और नदी घाटियों से संबंधित वीडियो है, आप चाहें तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल से जुड़ेंगे तो यहाँ लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए 5वें नंबर के क्वेश्चन को, हु डिस्कवर द कॉलेरा काजिंग जर्म। मतलब जो कॉलेरा को फैलाने वाला जर्म होता है, हैजा फैलाने वाला रोगाणु होता है, वो किसके द्वारा फैलता है। तो वाहक का नाम असल में पूछ रहा है, जीवाणु का नाम नहीं पूछ रहा है। तो यहां देखिए, और माफ कीजिएगा, इसमें यह पूछा गया है कि खोज किसने की थी, वाहक का नाम नहीं पूछ रहा है। वाहक का मतलब यह है कि प्रदूषित पानी का आप सेवन कर रहे हैं, या बासी भोजन जिसपे कि मक्खियां भिनभिना रही हैं उसका सेवन कर रहे हैं, तो ये रोगाणु आपकी आंत में पहुंचकर वहां हैजा जो है उसे पैदा कर देगा। तो खैर वो अलग चीज है। यहां खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फिलिपो पैकिनी हो जाएगा, पहला वाला सही। ठीक, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 6वें नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। अब देखिए, यहां पर वाहक का नाम पूछा है, तो वाहक का नाम पूछा यहां भी नहीं है, लेकिन दिया है एनाफिलीज जाति की मादा मच्छर, ये फैलाने का काम करती है, ये रोगाणु को साथ लेकर चलती है। और प्लाज्मोडियम नाम का जो परजीवी होता है वो मलेरिया के लिए कारक होता है। पूछा यह गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एनाफिलीज जाति की जो मादा मच्छर होती है उसके कारण होती है। तो ये मलेरिया होता है। ठीक है, वो काट लेती है मादा, और सभी मादा जो है वही रक्त चूसती है। नर जो है वो रक्त चूसने का काम नहीं करते, वो सिर्फ कान के यहाँ भिनभिनाते हैं और मारे जाते हैं, और मादा जो है वो चुपचाप अपना खून चूसकर काम निकाल लेती है। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। अच्छा, मादा मच्छर ही खून क्यों चूसती है, ये आपने कभी सोचा है। क्योंकि उन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है, अंडे देने के लिए उन्हें ताकत की जरूरत होती है, तो वो टानिक पीती है। अब इसके बाद देखिए, विच पार्ट ऑफ प्लांट गिव्स अस सैफ्रॉन। सैफ्रॉन देने वाला पौधे का कौन सा हिस्सा होता है। केसर का पौधा है वो तो ठीक है, लेकिन हमें प्राप्त कहां से होता है केसर।
तो पौधे की जो पुष्प उसमें लगते हैं, उनकी जो पंखुड़ियां होती हैं, जब वो सूख जाती है ना, तो वही केसर का रूप धारण कर लेती। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें, 8वें को। निम्नलिखित में से कौन से पौधे की जड़ों से उनकी पत्तियों तक जल का संवहन करते हैं? तो देखिए, इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों उत्तक दिए हुए हैं। वल्कल नाम होता है फ्लोएम का हिंदी में, ठीक है, अंग्रेजी वाला ही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जाइलम उत्तक जो है ये जल संवहन का काम करता है। और पौधे का जो तना होता है ना, मतलब वृक्ष का तना आप कह लीजिए या पौधे का, उसके ऊपरी शल्क में ये पाया जाता है, जो ऊपरी छाल आप जिसे कहते हैं, उसमें ये उपस्थित होता है। तो आप एक जगह से पौधे की छाल जो है वो चारों ओर से अगर छुड़ा देते हैं, मतलब कहीं से भी वो शेष नहीं रहती है, कनेक्शन टूट जाता है, तो वो पौधा धीरे धीरे करके, एकदम एकाएक नहीं होगा, धीरे धीरे करके सूखने लगेगा। कारण ये होता है कि नीचे से वाटर सप्लाई रुक जाती है, ठीक, तो ये जाइलम उत्तक होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? अब यहाँ पर जो सदिश राशि नहीं है अर्थात अदिश राशि है, वो आपको तलाशनी है। तो यहाँ मोमेंटम दिया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, बलाघूर्ण यानी टॉर्क दिया है और गति दी है। तो गति जो है, ठीक, वेग जो है वो सदिश राशि है, लेकिन गति एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, बाकी तीनों में होती है। प्रश्न संख्या 10 को देखें। यहां कहा गया कि एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये पुस्तक का नाम है और अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, ये तो देखकर मालूम हो रहा है। किसके द्वारा, मतलब किसकी आत्मकथा है? और आत्मकथा ये खुद ही लिखी जाती है, आप जानते हैं, तो सानिया मिर्जा की है, उन्होंने खुद से लिखी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। अभी अंग्रेजी का क्वेश्चन है, आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। मतलब यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली बात हो रही है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला काम आप करते हैं। तो वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, मतलब एक व्यक्ति जो है वो कहानियां सुनाने में निपुण है, कहानीकार है। तो कहानीकार होने का मतलब दो होता है, या तो आप लिख रहे हैं या सुना रहे हैं, तो ये सुनाने वाला है, कथावाचक आप कह सकते हैं। तो इसमें से आपको करेक्ट शब्द उसके लिए तलाशना था, करेक्ट शब्द यहां पे आप देख रहे हैं, ठीक है, रैकेंट्यूर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12वीं को देखिए। इसमें कहा गया कि अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस का जो सिस्टम होता है उसमें ये दिया हुआ है, आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्टेड द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। मतलब एक्टिव टू पैसिव दिया है, उसको पैसिव टू एक्टिव यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला बेस्ट सेंटेंस कौन सा है? अब देखिए जो सेंटेंस है वो क्या है, प्लीज गाइड मी, तो इसका ए वाला ही सही है, बाकी जो है वो उस काम के नहीं है। यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी, मतलब आपने मुझसे प्रार्थना की कि मुझे गाइड करिए, मेरा मार्गदर्शन करिए, ये इसका सही रूपांतरण है। बाकी जितने हैं उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 13। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता और विख्यात मन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत, कहने का मतलब यह है कि जो लखनऊ समझौता हुआ था वो कई मायनों में महत्वपूर्ण था, तो उसके प्रणेता और हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत, ये किसको कहा जाता है? तो ये जो कथन है ये मोहम्मद अली जिन्ना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना का दिमाग जो था वो उस समय एकदम सही दिशा में चल रहा था, सद्बुद्धि इनके पास थी। बाद में इनका दिमाग 1940 में एकदम से बिगड़ जाता है और ये पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखिए। अधिकार परीक्षा शब्द जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट होती हैं, उनसे लिया गया शब्द है। तो अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये होता है कि किस अधिकार से, अधिकार के बारे में पूछा जाता है कि ये काम आपने किस अधिकार से किया, क्या हक आपका यहाँ बनता है, किस पावर के चलते आपने ये काम किया है। तो यहाँ जो इसका सी वाला है वो सही है, बाई व्हाट अथॉरिटी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 को देखिए। राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट, हर्षचरित लिखा है उसने, और बाणभट्ट की आत्मकथा ये उसकी खुद की जीवनी है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया? तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल का कनेक्शन किस चीज से है, मतलब ये किस पर आधारित है या किससे संबंधित है। फिलहाल ये एक्शन में आता है 2005 में। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, और इसमें कहा गया कि वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल देने हेतु, मतलब जब मोड़ आता है ना तो वहां वाहनों के स्लिप होने की संभावना होती है, खासतौर पे दुपहिया वाहन। अगर मोड़ जो है वो अंधा मोड़ है, एक टर्न ले लिया है, तो वहां पर संतुलन के लिए क्या किया जाता है? तो सड़क को ढालू बनाया जाता है। वहां आप देखेंगे ना कहीं भी एकदम से अचानक घुमावदार मोड़ होता है तो सड़क थोड़ी सी ढालदार होती है ताकि गाड़ियां स्लिप न करें। वहां जो वृत्तीय गति का कॉन्सेप्ट है वो आता है। अब यहाँ जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 18वें नंबर का, इसमें पूछा गया है कि मार्बल जो है वो किस कैटेगरी के रॉक्स में आता है। चट्टानों के 3 मोटे प्रकार आपने देखे हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो संगमरमर को आप किस में रखेंगे?
तो संगमरमर आप सभी ने बहुत बार भूगोल में पढ़ा होगा कि ये कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक में आता है। ठीक, रूपांतरित इसे ही कहा जाता है, मतलब आग्नेय और अवसादी दोनों ही चट्टानों का रूप परिवर्तन हो जाए तो वो रूपांतरित के रूप में एक नया स्वरूप सामने ले आती है। हाँ, रूपांतरित का भी रूपांतरण हो जाता है तो वो भी रूपांतरित शैल की ही श्रेणी में आता है। चूना पत्थर से इसका निर्माण होता है, ये आप जानते हैं। इसके बाद 19वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, कौन से अंग पर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें कि विली या रसांकुर कहा जाता है। ये पाचक तत्व जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, माफ कीजिएगा, उनका अवशोषण कर लेते हैं। तो ये मनुष्य की छोटी आंत में पाए जाते हैं। जब पूर्ण पाचन हो जाता है, मतलब एक तरह से पूर्ण रूप से भोजन आपका पच जाता है, तो उसके बाद जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उनको रक्त के माध्यम से कोशिका तक पहुंचाने के लिए जो रसांकुर होते हैं वो छोटी आंत में ही मौजूद होते हैं। यहाँ से वो अवशोषित कर लेते हैं, बाकी जो अपशिष्ट होता है वो बड़ी आंत में ट्रांसफर हो जाता है, वहां पानी का अवशोषण हो जाता है। पाचन तंत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है ये आपको तलाशना है। अब यहाँ पर कुछ जो संगीतकार हैं या वादक हैं आप कह सकते हैं, उनके नाम दिए हैं और संबंधित वाद्य यंत्र का नाम दिया है, तो आप देखकर बताइएगा। यहाँ दिया है अमजद अली खां और इनका कनेक्शन है तबला से, अर्थात ये तबला बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई बजाते थे। शंभू महाराज का कनेक्शन कत्थक से था। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो केवल पहला वाला गलत है। उस्ताद अमजद अली खां का संबंध तबला से नहीं है, बाकी जितने हैं वो तो सही है। ठीक है, इसके बाद 21वें प्रश्न को देखें। यहाँ एक लोकोक्ति दी है, एक नहीं कई सारी लोकोक्ति हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको गलत अर्थ जिसका दिया है, मतलब जिस लोकोक्ति के सामने उसका गलत मतलब दिया है, वो सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब न तो आगे उसमें नथुनी लगी हुई है, नाथा गया है, नाक में डालकर जानवरों की नाथ दिया जाता है उन्हें कंट्रोल में करने के लिए, और न पीछे से उसमें पगहा लगा हुआ है। तो क्या है वो? बंधनहीन है, सही दिया है। 3-13 होना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मतभेद होना या फूट पड़ जाना। वैसे कई सारे इस लोकोक्ति के अर्थ निकलते हैं। खैर, यहाँ पर संगठित होना नहीं होगा, ये तो उल्टा दे दिया है, तो यही वाला इसमें होगा हमारा उत्तर, क्योंकि गलत हमें चाहिए था ना। और एक टकसाल के सभी ढले हुए हैं, मतलब टकसाल में क्या ढाला जाता है? सिक्के, मिंट जो होती है, तो एक टकसाल से ढले हुए सिक्के एक जैसे होने चाहिए, तो सब एक जैसे हैं। और गांठ, आंख के अंधे और गांठ के पूरे, लेकिन मूर्ख यहाँ पे जिसका अर्थ दिया है उसे आप देख सकते हैं, मूर्ख लेकिन धनवान। ठीक, तो सही दिया है। इसमें एकमात्र जो बी वाला है वो गलत है। संगठित होना नहीं बल्कि अलग होना इसका शाब्दिक अर्थ होगा। इसके बाद देखिए, हिरण एक जानवर होता है तो आप जानते हैं। अब इसमें इसका सही समानार्थी यानी पर्यायवाची आपको तलाशना है। तो कुरंग कहा जाता है या कुरंगम भी आप कह सकते हैं, वही बात है। ठीक है, कुरंगम कहिए या कुरंग कहिए। बाकी जितने हैं, जैसे तरंग ये लहर का हो गया, नंदन जो है ये जंगल का जो पुष्प आच्छादित स्वरूप होता है उसको कहा जाता है। अम्बुद क्या होता है ये आप जानते हैं? अंबुज मतलब होता है कमल और अम्बुद मतलब होता है बादल। अंबु मतलब होता है पानी। द लग जाएगा तो देने वाला हो जाएगा, और ज हो जाएगा उसके साथ, मतलब साथ में ज लग जाएगा जैसे अंबुज, तो वहीं से जन्म लेने वाला हो जाएगा। तो पानी से जन्म लेने वाला कमल है और पानी देने वाला बादल है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो कुरंगम होगा। इसके बाद 23वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। सहोदर अर्थात सगे जो भाई या बहन होते हैं उनको कहा जाता है, एक माता के उदर से जो पैदा हुए। तो इसका विलोम आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें आप देख लीजिए चारों विकल्प, परोदर हो जाएगा। ठीक है, अन्योदर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो वर्तनी है ना वो गलत लिखी है, अन्योदर्य लिखा हुआ है, इसलिए वो नहीं होगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये वर्ष 2019 के लिए, वर्ष जरूर देख लिया करिए, ये कबूस बिन सईद अल सईद को दिया गया है। ठीक, काबूस बिन सईद अल सईद, इनका नाम आप याद कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से किसे नवाजा गया है? 2020 का व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो 2020 वाला जो था वो शरद पगारे को दिया गया। ठीक है, शरद पगारे इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहां तक हमने ये जो 25 क्वेश्चन की क्विज है इसे कंप्लीट किया है। प्रश्न 25 ही होंगे, इसकी कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। कभी 25, कभी 50, कभी 75 और कभी 100 भी हो सकते हैं। ये आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और तब तक के लिए नमस्कार।